बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक 16.14 जिसका नाम है कोरोजन। बच्चों ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, और बड़ा मज़ेदार सा टॉपिक है। अगर मैं आपसे बच्चों पूछूं कि ये क्या है, सो जाहिर है आप में से अक्सर बच्चे कहेंगे ये एक लोहे का कोई पीस है, ठीक है, जिसको जंग लग रहा है। तो ये जो मैंने लफ्ज़ बोला ना, जंग लगना, जंग लगना, इसका मतलब होता है रस्टिंग, ठीक है। रस्टिंग का मतलब क्या होता है? जंग लगना। और बच्चे रस्टिंग बेसिकली कोरोजन की एक मिसाल है, एग्जाम्पल है। तो कोरोजन होता क्या है? कोरोजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई मेटल अपना जो कुछ हिस्सा है वो आहिस्ता आहिस्ता ज़ाया करता जाता है। देखिए ना, जब इसको जंग लगेगा तो ये आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा, इसका कुछ हिस्सा खाया जाएगा, ठीक है। सो कोरोजन ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेटल जैसा कि आयरन, लोहा हो गया, स्टील हो गया, वगैरह वगैरह, इनका कुछ हिस्सा आहिस्ता आहिस्ता वेस्ट होता रहेगा, ज़ाया होता रहेगा, और एक टाइम आएगा जब ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। और जो रस्टिंग है, जंग लगना, बेसिकली वो कोरोजन की एक मिसाल है, ठीक है जी बेटा। कोरोजन इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, ये डेफिनेशन में पढ़ रहा हूँ, ये कुदरती प्रोसेस है, अमल है, ड्यू टू विच अ मेटल सफ़र ग्रेजुअल डिके। बच्चे डिके का मतलब होता है आहिस्ता आहिस्ता खाया जाना, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना, ठीक है। सो ग्रेजुअल डिके यानी आहिस्ता आहिस्ता, ग्रेजुअल कहते हैं स्लोली। तो एक मेटल जैसा कि आयरन एक बड़ी कॉमन सी मिसाल है, लोहा, वो आहिस्ता आहिस्ता बेटा डिके करता जाएगा, ख़त्म होता जाएगा व्हेन इट इंटरेक्ट केमिकली विद द इन्वायरमेंट। जब हम उसको इन्वायरमेंट में रखेंगे ना, जैसा कि मैंने इस लोहे को इन्वायरमेंट में रखा है, तो क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता ये जंग लगना शुरू हो जाएगा, कोरोजन का प्रोसेस होगा और ये आहिस्ता आहिस्ता खाया जाएगा, डिके कर जाएगा, ठीक है। हम देखते हैं ना कि हमारे बाइक्स हो गई, हमारी साइकिल्स होगी, हमारे दरवाजे हो गए, जो गेट्स हो गए, सब आहिस्ता आहिस्ता जंग का, कोरोजन का शिकार होते हैं और उनको खाया जा रहा होता है। अब बेटा ये केमिकल प्रोसेस है ना, तो कहते हैं ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन या इस प्रोसेस के दौरान, द सरफेस ऑफ मेटल, जो मेटल का ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, वहाँ से काम शुरू होता है। जैसा कि यहाँ लोहे में सबसे ऊपर वाले हिस्से से काम शुरू होगा, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर वाला हिस्सा खाया जाएगा, फिर नीचे वाले की बारी आएगी, फिर उससे नीचे वाले की, और यूँ ये तकरीबन सारा लोहा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। सो जो सरफेस मेटल है, सरफेस ऑफ मेटल, सरफेस कहते हैं ऊपर वाले हिस्से को, इज़ कोटेड विद कंपाउंड सच एज ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट। कहता है कि मेटल जैसा कि आयरन की मैं मिसाल दे रहा हूँ बार बार, लोहे की, इसकी जो सरफेस है ना, ऊपर वाली हिस्सा, उसके ऊपर ये कंपाउंड्स आके बैठ जाते हैं, ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट, और फिर ये कंपाउंड्स करवाते हैं बेटा उनकी कोरोजन, ठीक है, उनका जंग लगना या उनको ख़त्म कर देना। तो ये कंपाउंड्स हैं, केमिकल्स हैं, जो कि क्या करवाते हैं, कोरोजन का प्रोसेस करवाते हैं, आपने ये याद रखना है जी बेटा। आगे देखते हैं, कहता है अ कॉमन एग्जाम्पल, यानी कोरोजन की एक बड़ी कॉमन सी मिसाल है, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन को जंग लगना और अल्टीमेटली उसको खाया जाना, ठीक है। कोरोजन का मतलब मैंने बताया ना, डिके हो जाना, ख़त्म हो जाना, खाया जाना। सो आयरन को भी जब रस्टिंग होती है, जंग लगता है, सो उसका एंड रिज़ल्ट यही होता है कि आयरन आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है। आगे कहता है वेयर, जहाँ पर आयरन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन और वाटर के साथ। आपने ये बात अक्सर देखी होगी कि लोहे की चीज़ पर जब पानी डलता है ना, तो बेटा उसको जंग बड़ी जल्दी लगता है, ठीक है। सो वाटर रस्टिंग के लिए बड़ा ज़रूरी होता है, ये बड़ा आम होता है जब आप पानी लगाते हो। और देखें ऑक्सीजन तो पड़ी होती है ना हवा के अंदर, एयर के अंदर। सो जब हम आयरन को कहीं भी रखते हैं, वहाँ हवा तो होगी, एयर होगी, तो बच्चे आयरन होना चाहिए रस्टिंग के लिए, ऑक्सीजन उसके गिर्द होनी चाहिए, और अगर वाटर हो जाए तो बड़ी जल्दी कोरोजन पकड़ेगी, ठीक है। प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, जो कि एटमॉस्फेयर यानी चेयर या कोई भी ऐसी लोहे की चीज़ है ना, उसके इर्द गिर्द पड़े होने चाहिए। और इससे बेटा क्या बनेगा, हाइड्रेटेड, ठीक है, हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड बनेगा। अब ये कंपाउंड क्या है, गौर से मेरी बात सुनना, मैं नीचे आपको लेके जाता हूँ। हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड, जी बेटा इस कंपाउंड को देखें, इस कंपाउंड को, ठीक है। ये कंपाउंड में बेसिकली क्या हो रहा है, Fe का मतलब है आयरन, ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रो ऑक्साइड OH मौजूद है। OH बेटा इसका दो नाम है, इसको हम हाइड्रो ऑक्साइड भी बोलते हैं, या हम इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड ऑक्साइड,
हाइड्रेटेड ऑक्साइड, हाइड्रेटेड लफ्ज़ का मतलब होता है वाटर ऑक्साइड। तो देखें ये जो OH है ना, ये OH बेसिकली ये पानी और ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है, तो इसलिए हम इसी को बोल देते हैं हाइड्रेटेड ऑक्साइड। साथ में आयरन है, ठीक है, तो ये Fe क्या है, आयरन है। OH है, देखिए बच्चे इसके दो नाम हैं, अगर आपको ऊपर वाला मुश्किल लग रहा है ना तो हाइड्रोक्साइड कर लें, वह यही नाम लिखा है, आयरन, आयरन आ गया, आगे 3 लिखा हुआ है, और हाइड्रो ऑक्साइड, तो ये OH हाइड्रोक्साइड आ गया। तो चलिए आप ये नाम याद रख लें अगर ऊपर वाला आपको मुश्किल लग रहा है, ठीक है बच्चे। अब इसी का नाम होता है, यानी इस कंपाउंड का नाम होता है रस्ट, विच इज़ रस्ट। तो इस कंपाउंड का नाम क्या है, रस्ट, यानी जंग जो है ना, जंग वो एक केमिकल है जो कि ये है Fe यानी आयरन, OH3। ये जो 3 है ना, ये इस वजह से यहाँ पे 3 है, ठीक है, क्योंकि हमने जब केमिकल फार्मूला सीखा था ना तो हमने कहा था कि OH के नीचे ये जो 3 है ना, ये बेसिकली Fe का चार्ज होता है, ऑक्सीडेशन नंबर होता है, तो ये बनेगा Fe के ऊपर 3 पॉजिटिव, तो इसलिए Fe के साथ हम 3 लिखते हैं, ठीक है। तो Fe यानी आयरन, Fe किसका सिंबल है, आयरन का, और उसके साथ हम 3 लिखते हैं। जी बेटा आगे देखें, वंस आयरन बिगिनस टू रस्ट, एक दफ़ा जब जंग लगना यानी रस्ट करना शुरू हो जाता है ना, द प्रोसेस विल कंटिन्यू एज रस्ट इज़ पोरस। पोरस लफ्ज़ का मतलब होता है सुराखदार। तो ये जो कंपाउंड है ना, जो जंग है, बेसिकली जंग का फार्मूला है, रस्ट का फार्मूला है बच्चे, ये पोरस कंपाउंड है। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि जंग वाला हिस्सा जो है ना, ये सारा, इसमें आपको छोटे छोटे खाली जगह सुराख नज़र आएंगे। तो ये मटेरियल कैसा होता है बेटा, पोरस मटेरियल होता है, सुराखदार, ठीक है। अलाउज बोथ एयर एंड मॉइस्चर टू कम इनटू कांटेक्ट विद फ्रेश मेटल अंडरनेथ, हेंस ऑल द मैटर विल कोरोड गिवन इनफ टाइम। अब क्या होता है, मेरी बात गौर से सुनना है। इमेजिन करें ये सबसे अभी तक है ना, सबसे ऊपर वाला हिस्सा जो है, इसको जंग लगा है, रस्टिंग हुई है। तो यू नो रस्टिंग के लिए, जंग लगने के लिए क्या ज़रूरी है, एक बेटा ऑक्सीजन चाहिए जो कि वो इन्वायरमेंट से ले लेगा, और साथ में बच्चे मॉइस्चर चाहिए, मॉइस्चर यानी वाटर, ठीक है, H2O। ये दो चीज़ों से जंग लगेगा। अब जब सबसे ऊपर ये जंग बन गया, जंग का अपना फार्मूला क्या होता है, FeOH3, ये जंग है, ठीक है, जंग का फार्मूला। अब ये फार्मूला या ये जो जंग है ना बच्चे, ये पोरस है, सुराखदार है। सुराखों की वजह से ये जो ऑक्सीजन है, मॉइस्चर है, ये इन सुराखों के अंदर जाएगी, और नीचे वाला जो लोहा है ना, जो ऊपर वाले के नीचे पड़ा है, जो अभी साफ़ है, जिस पे जंग नहीं लगा, वो भी जंग पकड़ना शुरू हो जाएगा। फिर नीचे वाली हिस्से जो है उस पे जंग लग जाएगा, और जंग क्या होता है, सुराखदार होता है। तो फिर यही ऑक्सीजन और मॉइस्चर यानी वाटर मज़ीद अंदर चले जाएंगे, और जंग इस तरह डीप गहरा होता जाएगा, और आहिस्ता आहिस्ता पूरी चीज़, पूरा मेटल जंग का शिकार हो जाएगा। जी बेटा, अब हम रस्टिंग प्रोसेस को रिएक्शन के हिसाब से समझते हैं, जो हमारी बुक में डिस्कस्ड है। सबसे पहले आपको पता है आयरन का सिंबल होता है Fe, ठीक है, एक Fe यानी एक आयरन है ये। तो बच्चे ये अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है, ठीक है, और ये तब्दील हो जाता है Fe2 पॉजिटिव में, चूँकि इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं। और इमेजिन करें कि यहाँ पे मैंने 2 Fe लिए होते, तो Fe2 पॉजिटिव भी 2 बनते, और यहाँ पे फिर 4 इलेक्ट्रॉन निकलने थे, क्योंकि अगर एक Fe बेटा 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा था, तो 2 Fe 4 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। सो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन निकल आए। जी बच्चे, अब जो आयरन है ना, वो इलेक्ट्रॉन दे चुका है। हमने देखा था कि रस्टिंग के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी होती हैं, ऑक्सीजन और प्लस वाटर, दोनों चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो अब यहाँ पे ऑक्सीजन आएगी जो कि हवा यानी एयर से आएगी, और साथ ही वाटर आएगा H2O, ठीक है, और साथ ही जो 4 इलेक्ट्रॉन है ये भी आ जाएंगे। ऑलराइट, ये 4 इलेक्ट्रॉन आए कहाँ से, बेसिकली वही आयरन लोहे ने लूज़ किए हैं, ठीक है। और अगर बैलेंस की बात करें तो वाटर यहाँ पे 2 लिए गए, बस बैलेंसिंग है, बेसिक आपको बताना चाहिए, बैलेंसिंग बाद में याद कर लेना। इससे बच्चे क्या पैदा होगा, OH नेगेटिव पैदा होंगे, यानी ऑक्सीजन ये भी है, ये भी है, हाइड्रोजन ये भी है, OH नेगेटिव पैदा होंगे, और 4 मॉलिक्यूल अगर हम बैलेंस करने लगें। जी बेटा आगे देखें, अभी तक ये जो Fe2 पॉजिटिव है ये यूज़ नहीं हुआ, देखें इलेक्ट्रॉन यूज़ हो गए ये वाले,
Fe2 पॉजिटिव यूज़ नहीं हुआ, और एक ये यूज़ नहीं हुआ, और एक ये अभी बना ही है यानी इस्तेमाल नहीं हुआ, यूज़ नहीं हुआ। सो ये जो ऊपर है ना Fe2 पॉजिटिव, ठीक, ये एक Fe2 पॉजिटिव है ना, मैं इसके साथ 2 3 नहीं लिखा, एक ही है बस। और ये जो 4 OH नेगेटिव है ये अपने साथ सिर्फ 2 OH नेगेटिव लेगा, ठीक है, ये 1 2 लेगा। अगर मैं यहाँ पे 2 कर देता तो मैं ये चारों के चारों साथ लिख सकता था। अब इससे क्या बनेगा बच्चे, एक कंपाउंड बनेगा FeOH ट्वाइस, ऑलराइट। अब बच्चे ये जो FeOH ट्वाइस है ना, ये मज़ीद रिएक्शन करेगा, FeOH ट्वाइस मज़ीद रिएक्शन करेगा किसके साथ, ऑक्सीजन वाटर के साथ। तो मज़ीद ऑक्सीजन को लेगा, मज़ीद वाटर H2O को लेगा, और तब्दील हो जाएगा FeOH थ्राइस में, 3 में। तो बच्चे मैंने इसको बैलेंस नहीं किया। अब बच्चे ये जो कंपाउंड बना ना FeOH3, इसी का नाम है रस्ट, ठीक है, इसी का क्या नाम है, रस्ट, यानी ये जंग है, ऑलराइट। सो अब देखें जो लोहा था Fe आयरन हमने शुरू में लिया, उससे कंपाउंड बना है ये FeOH3। अब इसका नाम क्या है, आयरन 3 हाइड्रोक्साइड। तो मतलब ये जो Fe है ना, ये बच्चे आयरन का सिंबल है, साथ में 3 है। देखें ये 3 ना बेसिकली आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है। इस तरह से पाउंड में हम कन्वर्ट करते होते थे ना जब फार्मूला लिखते थे, तो आयरन के साथ 3 ऐसे लिखेंगे, ठीक है, 3, और साथ में OH है, तो बच्चे इसको हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। दिस इज़ रस्ट। तो आपसे पूछा जाता है कि रस्ट का फार्मूला क्या है, उसका नाम क्या है, केमिकल नाम। तो आयरन 3 हाइड्रोक्साइड, और फार्मूला देखें तो FeOH3 बेटा, ये हमारा रस्ट है। अब वही बात कि ये जो रस्ट है ना, ये कंपाउंड, ये किसी भी आयरन या लोहे की चीज़ के ऊपर वाले हिस्से पर बना है, लेकिन बच्चे इसकी नेचर कुछ यूँ है कि ये पोरस है, इसके अंदर होते हैं सुराख। अब उन सुराखों में से मज़ीद ऑक्सीजन और मज़ीद वाटर एंटर कर जाएगा, और फिर वो नीचे वाला जो लोहा है ना, नीचे वाला आयरन, उस पर भी ये जंग बन जाएगा, यानी वो भी जंग की जद में आ गया, शिकार में आ गया। फिर वो भी जाहिर है पोरस यानी सुराखों वाला होगा। ये ऑक्सीजन वाटर उसमें से भी गुजर के मज़ीद नीचे जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता ये पूरा जो मेटल होगा, पूरा आयरन होगा, उसको ख़त्म कर देंगे, कोरोजन कर देंगे। आई होप आपको कोरोजन की समझ आई होगी कि किसी भी मेटल का वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता खाया जाना, ख़त्म हो जाना, और उसकी एक कॉमन एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। जी बच्चे, अब हम देखते हैं प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। कोरोजन से बचाओ, प्रिवेंशन कहते हैं बचना। देखिए ना, हमारी अक्सर चीज़ें लोहे की बनी, हम जिस चेयर पे बैठते हैं बाज़-औक़ात वो सारी लोहे की होती है, या उसके पाए लोहे के होते हैं वगैरह, हमारे दरवाजे लोहे के होते हैं, एंड मैनी मोर। तो हम चाहते हैं कि हमारा लोहा ज़ाया हो जाए? नहीं, हम चाहते हैं कि हमारा जो लोहा है ना, वो लंबे अरसे तक चले। तो कोरोजन को हमने किस तरह से प्रिवेंट करना है? तो बेटा सबसे पहला जो तरीका है, कोटिंग ऑफ द मेटल सरफेस। आपका जो मेटल है, आपका जो लोहा है, आप उसको कोट कर दें। जैसा कि हम अक्सर यही करते हैं, जैसा कि देखें इस आयरन को जंग लग चुका है या लगना शुरू हो गया है, सो हम उसको पेंट करते हैं। बच्चे इसी को बोलते हैं कोट करना। कोट यानी उसके ऊपर एक लेयर चढ़ा देना ऐसे मटेरियल की जो जंग से रेजिस्टेंट हो, यानी जिसको जंग जल्दी ना लगता हो, जैसा कि पेंट एग्जांपल है। तो कोटिंग करने से हम अपनी लोहे की चीज़ों को, अपनी मेटल की चीज़ों को कोरोजन या रस्टिंग से बचा सकते हैं। जी बेटा, कोरोजन कैन बी अवॉइडेड बाय कोटिंग द मेटल सरफेस। आप मेटल सरफेस को कोट कर दें विद सम बैरियर्स, किसी रुकावट के साथ। बैरियर रुकावट के साथ, जैसा कि पेंट एक रुकावट वाला मटेरियल है, और रुकावट किसके लिए है? जंग के लिए या कोरोजन के लिए रुकावट है। दैट प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट ऑफ मेटल सरफेस विद द एटमॉस्फेयर। देखिए ना बच्चे, ये अब जो है ना डायरेक्ट मेटल एटमॉस्फेयर के साथ नहीं कॉन्टैक्ट में होगा, बल्कि जो पेंट है ना, पेंट ऊपर चढ़ा हुआ, वो कॉन्टैक्ट होगा ऑक्सीजन और वाटर के साथ, ठीक है। तो लोहे के साथ ऑक्सीजन या वाटर का रिएक्शन ज़रूरी है ना जंग लगने के लिए, लेकिन अब वो रिएक्शन हो नहीं रहा क्योंकि ऊपर आ गया है पेंट, ठीक है। सो पेंट बेसिकली एक बैरियर या रुकावट का काम कर रहा है। फॉर दिस पर्पज़, इस मकसद के लिए द मेटल सरफेसेस आर प्रोटेक्टेड,
ये जो मेटल की सरफेस होती है ना, हम इसको बेटा प्रोटेक्ट करते हैं बाय ईदर ग्रीजिंग। बेटा ग्रीस होती है ना, चिपचिपा सा मादा जो मोस्टली ब्लैक सा शाइनी सा होता है, ग्रीस, या तो वो लगा दें ऑयल के साथ ना, ग्रीस कर दें, या आप पेंट लगा दें, ठीक है। सो अदर मेथड्स जो है ना वो ये हैं गैल्वेनाइजिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और सैक्रिफाइसल प्रोटेक्शन, ठीक है। तो बच्चे देखिए पेंटिंग या कोटिंग करना एक बड़ा कॉमन सा मेथड है। इसके अलावा भी 3 मेथड हैं। ये जो 2 मेथड है ना ये हमारे आज के टॉपिक में है, और जो अगला मेथड है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का वो टोटली एक डिफरेंट टॉपिक हो जाता है। जी बेटा गैल्वेनाइजिंग को समझते हैं। गैल्वेनाइजिंग का मेथड हमें क्या सिखाता है। देखिए आपने एक इस तरह का बाथ टब ले लेना है, ठीक है। उसके अंदर आपने जिंक को लेना है, जिंक भी एक मेटल है ना, लेकिन बेटा जिंक को मोल्टन हालत में लेना है, मेल्ट करके लेना है, पिघलाया हुआ जिंक लेना है। सो इमेजिन करें ये जो मैं कलर कर रहा हूँ, शेड कर रहा हूँ, ये जिंक है जो कि पिघली हुई हालत में है, यानी मोल्टन हालत में है। अब आपने क्या करना है, अब आपने लोहे की, आयरन की या स्टील की उन चीज़ों को डालना है जिनको आपने रस्टिंग से, कोरोजन से बचाना है। मिसाल के तौर पे ये लोहे की चीज़ है। अब जब हम इसको इसके अंदर डाल देंगे ना तो बच्चे क्या होगा, एक रिएक्शन होगा जिससे ये जो जिंक है जो कि मोल्टन हालत में होता है ना, वो इसके ऊपर आकर ऐसे एक कोटिंग या लेयर बना लेगा, ठीक है, एक सरफेस बना लेगा ना उसके ऊपर। सो दिस इज़ कॉल्ड गैल्वेनाइजिंग, ठीक है। अब गैल्वेनाइजेशन या गैल्वेनाइजिंग का जो मेथड है ना वो सिर्फ जिंक के लिए ख़ास है, यानी अगर हम कोई और चीज़ की कोटिंग करते हैं तो हम उसको गैल्वेनाइजेशन नहीं बोलते। जी तो बेटा कहता है गैल्वेनाइजेशन इज़ अ कॉमन मेथड टू प्रोटेक्ट आयरन और स्टील फ्रॉम रस्टिंग। तो हम इसे आयरन या स्टील को रस्ट करने से, जंग लगने से बचा लेते हैं। इट इन्वॉल्व, इसमें इस प्रोसेस में करते क्या हैं हम, द डिपिंग ऑफ आयरन शीट। वो जो आयरन की शीट है ना जिसको आपने बचाना है जंग लगने से, आप उसको बेटा डिप करते हैं, यानी डबो देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डिप किया हुआ ना, इसको अंदर डिप किया और उसके ऊपर बेटा यहाँ पे जिंक का जो लेयर है ना, मोल्टन जिंक की लेयर, वो चढ़ गई, ठीक है। सो आपने डिप करना है आयरन शीट्स को, आयरन के मटेरियल को, इन अ बाथ, एक बाथ टब के अंदर ऑफ मोल्टन जिंक, जिसके अंदर पिघला हुआ मोल्टन जिंक है। अ लेयर ऑफ जिंक मेटल गेट्स डिपॉजिटेड ऑन द आयरन शीट। अब इस आयरन की शीट के ऊपर जिंक मेटल की एक लेयर, एक तय चढ़ जाएगी, एंड प्रिवेंट्स रस्टिंग, और इससे जो जंग लगना है वो रुक जाएगा, प्रिवेंट हो जाएगा। जी बेटा इसी तरह आपने लफ्ज़ सुना होगा टीन कैन या टिन कैन। टिन के डब्बे होते हैं ना, ठीक है, ये जिसको टिन पैक भी कहते हैं। तो बेसिकली वो जो डिब्बे होते हैं ना वो सारे टिन के नहीं बने होते। अगर आपको लगता है ना वो सारे, टिन भी एक मेटल है, जैसे जिंक एक मेटल है ना, तो टिन भी एक मेटल है। वो बेटा स्टील के ही बने होते हैं, वो टिन के नहीं बने होते। जस्ट उनके ऊपर टिन की एक लेयर चढ़ी होती है, एक तय चढ़ाई गई होती है, जैसा कि जिंक की नहीं हमने चढ़ाई गैल्वेनाइजेशन में, इस तरह हम टिन की लेयर चढ़ा देते हैं उस स्टील के बने हुए कैन के ऊपर, और उसका नाम हम क्या लेते हैं, टिन कैन, ठीक है। सो बेटा इसको भी देख लें, टिन कैन्स आर एक्चुअली स्टील कैन, ये बेसिकली स्टील की बनी हुई है, विच हैव बीन कोटेड विद थिन लेयर ऑफ टिन। टिन की एक थिन बारीक लेयर उसके ऊपर चढ़ी होती है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि बच्चे ये एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग का पार्ट तो है ना, लेकिन अलग से शॉर्ट भी आता है, और आपने यहाँ तक लिखना है। टिन का चढ़ाना गैल्वेनाइजेशन में नहीं आता, उसने लिख दिया है, लेकिन ये अलग है, मतलब टिन का कोटिंग करना, दिस इज़ नॉट गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन है सिर्फ मोल्टन जिंक की कोटिंग करना, वैसे उसने बात लिख दी है गैल्वेनाइजेशन के टॉपिक में। जी बेटा अब हम थर्ड और लास्ट मेथड को देखते हैं जिसका नाम है सैक्रिफाइसल प्रोटेक्शन। बच्चे सैक्रिफाइसल का मतलब क्या होता है, कुर्बानी देना, ठीक है, दूसरों के लिए अपना कुछ दे देना, कुर्बानी देना, दिस इज़ कॉल्ड सैक्रिफाइस करना। प्रोटेक्शन करनी है हमने सैक्रिफाइस करके। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर हम कोई आयरन को या स्टील को बेटा प्रोटेक्ट करना चाहते हैं ना, तो स्टील के या आयरन के गिर्द हम एक दूसरे मेटल की लेयर चढ़ा देंगे,
और वो मेटल क्या होगा, जिंक हो सकता है या मैग्नीशियम हो सकता है। अब यहाँ पे ना सेक्रीफाइस होगा, कुर्बानी होगी। कैसे? देखिए, जंग ने तो लगना ही लगना है ना, मेटल को ही लगता है जंग, तो बाहर वाला जो मेटल है ना वो जंग को अपने ऊपर लगवा लेगा, यानी वो खुद जंग का शिकार हो जाएगा और अंदर वाला जो स्टील है वो बच जाएगा। दिस इज सेक्रीफाइस, ठीक है। तो बाहर वाला मेटल अंदर वाले के लिए सेक्रीफाइस करेगा और उसको प्रोटेक्शन देगा। अब मोस्टली ये मैग्नीशियम यूज़ किया जाता है, लेकिन जिंक भी यूज़ कर लेते हैं। जी बेटा देखें, इन सेक्रीफाइसल प्रोटेक्शन, यानी ये जो प्रोटेक्शन है ना, अ मोर रिएक्टिव मेटल, यानी आयरन या स्टील से भी ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है कौन सा, जिंक या मैग्नीशियम, इज़ यूज्ड, हम इनको इस्तेमाल करते हैं, विच विल कोरोड, जो कि खुद जंग लग जाएंगे या खुद अपने आप को ख़राब कर लेंगे, इन प्लेस ऑफ द लेस रिएक्टिव मेटल लाइक आयरन। आयरन लेस रिएक्टिव है, यानी वो कम रिएक्शन करता है, जबकि जिंक मैग्नीशियम बेटा मोर रिएक्टिव हैं, ज़्यादा रिएक्शन करते हैं। तो ये दोनों मेटल जो हैं ये अपने आप को करोड कर लेंगे, अपने आप को ख़राब कर लेंगे, और इन प्लेस ऑफ, की जगह पर, किसकी जगह पर, आयरन की जगह पर। ओके जी बेटा, आगे देखें, मैग्नीशियम इज़ ऑफन एम्प्लॉयड, मैग्नीशियम का ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है टू प्रोटेक्ट स्टील, हम स्टील को बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं मैग्नीशियम का, इन बरीड फ्यूल टैंक। देखिए बच्चे, बरीड कहते हैं दफन हुए, जो ज़मीन के नीचे हमने दबाए होते हैं ना, हम उसको बरीड कहते हैं। फ्यूल टैंक बड़े बड़े टैंक होते हैं जिनमें हम फ्यूल, पेट्रोल वगैरह भरते हैं और वो ज़मीन के नीचे होते हैं। जैसा कि बेटा ये एक फ्यूल टैंक है। अब ये बेसिकली स्टील का बना होगा और हम उसके ऊपर मैग्नीशियम की लेयर कोटिंग कर देंगे। मैग्नीशियम सेक्रीफाइस करेगा, कुर्बानी करेगा नीचे वाले स्टील के टैंक के लिए, और इस तरह से स्टील का जो टैंक है ना वो लंबे अरसे तक ज़िंदा या सही रह सकता है। जी बच्चे, और मिसाल है पाइपलाइंस की। तो जाहिर है ज़मीन के नीचे पाइपलाइन बिछाई होती ना, जैसा कि ये, तो बेटा ये पाइपलाइन भी लोहे या स्टील में से किसी एक की होगी ना, तो इसके ऊपर भी हम क्या कर देंगे, मैग्नीशियम की कोटिंग कर देंगे और वो सेक्रीफाइस करेगी। जी बेटा, जो लास्ट चीज़ है ना वो शिप हल्स हैं। अब शिप हल क्या होता है, देखिए ये एक शिप है और उसका जो नीचे वाला हिस्सा ना, बॉटम वाला बेस कह लें चलें, वो हल होता है, शिप हल, जो कि मुसलसल पानी के साथ कांटेक्ट में रहने वाला है। ऊपर वाला हिस्सा तो बाहर रहता है ना, सो इसके जंग लगने के या ख़राब होने के चांसेस हैं। तो यहाँ भी हम सेक्रीफाइसल प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करके मैग्नीशियम को ऊपर चढ़ा देंगे और मैग्नीशियम विल सेक्रीफाइस फॉर द स्टील और आयरन हल। ठीक हो गया जी बेटा। अब स्टोरी को समझिएगा। देखें, मैग्नीशियम बाहर चढ़ा हुआ है, देखें जिंक भी हो सकता है ना, लेकिन ज़्यादातर मैग्नीशियम, बाहर मैग्नीशियम चढ़ा है और अंदर स्टील है या आयरन है, इन दोनों में से कोई एक होगा। अब इन दोनों में से हमने बोला है कि ये जो बाहर वाला मैग्नीशियम है ना बेटा, ये मोर रिएक्टिव है, ये ज़्यादा रिएक्शन करता है जल्दी, ठीक है, मोर रिएक्टिव। लेकिन जो अंदर स्टील आयरन है ना, ये लेस रिएक्टिव है, ये उससे कम रिएक्शन करता है। सो अब क्या होता है, रिएक्शन आपको याद होगा कैसे शुरू हुआ था, Fe2 पॉजिटिव, Fe जाता है और वो तब्दील होता है Fe2 पॉजिटिव में, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन वो निकालता है। यहीं से शुरू हुई थी ना रस्टिंग, कोरोजन, जंग लगने का प्रोसेस। अब ये तो लेस रिएक्टिव है ना आयरन, तो बेटा ये रिएक्शन नहीं होगा, जबकि ये जो मोर रिएक्टिव मैग्नीशियम है ना वो ये काम कर देगा, यानी वो Mg मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देगा और Mg2 पॉजिटिव की शक्ल बन जाएगी। सो अब देखें, जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, जैसे आयरन Fe ने लूज़ किए थे ना, तो इसकी रस्टिंग हुई थी, ये ख़राब हुआ था, तो अब ये नहीं लूज़ कर रहा, यानी आयरन जो स्टील है, आयरन है जो अंदर पड़ा है ना बच्चे, वो नहीं ख़राब होगा क्योंकि वो रिएक्शन शुरू ही नहीं कर रहा। लेकिन जो बाहर वाला मैग्नीशियम है वो ये रिएक्शन शुरू कर लिया है उसने, क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव है। तो इसलिए अब जो जंग लगना है या जो कोरोजन का प्रोसेस है वो मैग्नीशियम को आके लगेगा, मैग्नीशियम आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होगा। जी बेटा, इस बात को देखें, कहता है डिफरेंस इन एक्टिविटी ऑफ द 2 मेटल्स, जो 2 मेटल्स है ना, कौन कौन से, बाहर मैग्नीशियम हमने चढ़ाया हुआ है और उसके अंदर Fe यानी आयरन जिसको हम प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, इनकी एक्टिविटी में डिफरेंस यानी फ़र्क है। फ़र्क क्या है
कि ये जो मैग्नीशियम है बेटा ये ज़्यादा रिएक्टिव है और जो अंदर आयरन है वो कम या लेस रिएक्टिव है। कॉजेज़ आ करंट टू फ्लो बिटवीन देम, इनसे एक करंट बहता है और वो करंट कैसे बहता है, देखिए ना, Mg ने जो ज़्यादा रिएक्टिव है ना, इसने Mg पॉजिटिव 2 पॉजिटिव बना दिया और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। अब बेटा यही इलेक्ट्रॉन बेसिकली जब मूव करते हैं तो उसी को हम करंट कहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मूव करना, चार्ज का मूव करना। सो बेसिकली करंट बह रहा है जिससे क्या होगा, प्रोड्यूसिंग कोरोजन ऑन द मोर एक्टिव मेटल। मोर एक्टिव कौन सा है, मैग्नीशियम है या आयरन है, मैग्नीशियम। सो मोर एक्टिव मैग्नीशियम की क्या हो जाएगी बेटा, कोरोजन हो जाएगी, प्रोटेक्टिंग और बच जाएगा द लेस एक्टिव मेटल आयरन, ठीक है, जो आयरन है ना लोहा Fe, वो बेटा लेस एक्टिव है मेटल और वो प्रिवेंट या प्रोटेक्ट हो जाएगा, बच जाएगा।